दोस्तों नमस्कार। हमने उस वीडियो को देखा है जिस वीडियो में एक जीप किसानों को रौंदते हुए निकल रही है, लेकिन हम उसे सच नहीं मानते। हमने देखा है वो किसानों को रौंदने के बाद वही जीप चंद फरलांग की दूरी पर रुक जाती है और उसके बाएं दरवाजे से मंत्री का बेटा निकलकर भाग रहा है, लेकिन हम उसे सच नहीं मानते। हमने यह भी देखा है कि जीप से रौंदने के बाद किस तरीके से किसान जमीन पर खून से लथपथ पड़े हैं और उसके बाद भी उस जीप के पीछे एक दूसरी एसयूवी निकलती है। उसकी भी रफ्तार जबरदस्त है और वह भी किसानों के ऊपर से निकल जाती है। जो घायल पड़े किसाने हैं उनको भी नहीं बख्शती है, लेकिन हम इसे सच नहीं मानते। हमने यह भी देखा है कि किस तरीके से वहां पर गाड़ियां धू धू कर जल रही थी। हमने यह भी देखा है किस तरीके से कुछ लोग डंडों और लाठियों से किन लोगों को मार रहे थे। हमने सब देखा है, एक के बाद एक 6 वीडियो हमने देखे हैं, लेकिन यह समूचा सच नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जी, यह उन अधिकारियों के बोल हैं जो अधिकारी लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ और उसका जो सच कैमरे में कैद करके एक एक करके सामने आ रहा है, उसके ऊपर यह दिए गए बयान है। सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इसके आगे का है। मंत्री कह रहा है अगर मैं दोषी हूं तो मैं छोड़ दूंगा पद, और शायद देश के गृह राज्य मंत्री अगर इस बात का जिक्र करें कि अगर वह दोषी है, उनका बेटा दोषी है जो कि उस वक्त वहां था ही नहीं, और ये सारे वीडियो झूठ बोल रहे हैं और अधिकारी कह रहे हैं हम इसे सच नहीं मानते, तो इसके बाद न्याय की कौन सी तस्वीर आपके सामने उभरेगी अब आने वाले वक्त में, इसे जरा जहन में बैठा लीजिए। क्योंकि इस दौर में देश के प्रधानमंत्री भी खामोश हैं। उन्होंने भी इन वीडियो को देखा होगा और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी बहुत व्यस्तम कार्यक्रम में व्यस्त हो जहां पर वो देख ना पा रहे हो कि एक लखीमपुर क्या देखें या फिर एक उत्तर प्रदेश की सियासत को क्या समझे। समूचा देश सामने खड़ा है, हर मुद्दों से उन्हें जूझना पड़ता है और दिल्ली में तमाम तरह से लोगों की मुलाकात और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो वीवीआईपी होते हैं उनकी मुश्किलों को भी देखना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी इसी दौर में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर सिमटानी पड़ती है। दर्जनों फाइल होती है, सैकड़ों तरीके के दस्तावेज होते हैं, सब देखना पड़ता है। तो फिर हम लखीमपुर और उत्तर प्रदेश क्यों देखें? यकीनन इस देश की मुश्किल हालात, चाहे वो आर्थिक मसले को हो, सामाजिक मसले को लेकर हो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो, वाकई देश एक विकट मुश्किल से तो गुजर रहा है। तो प्रधानमंत्री लखीमपुर क्यों देखें और उत्तर प्रदेश की सियासत को क्यों साधने निकल पड़े? लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। ना सिर्फ दिल्ली में खामोश है, बल्कि लखनऊ पहुंचकर भी उस दिशा में उन्होंने आंख तक नहीं उठाई जिस दिशा को लेकर समूची दुनिया यह देख रही है कि किस तरीके से बीते 10.5 महीनों से चल रहा किसानों के आंदोलन को कुचलने की शक्ल में एक जीप रौंदते हुए चली जाती है। और ऐसी स्थिति इससे पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नौकरशाहों के साथ, पुलिस और अधिकारियों के साथ बैठकर मशगूल है। यानी सियासत संभाले हुए मुख्यमंत्री के साथ उस राज्य का कोई मंत्री नहीं है कि एक कैबिनेट की बैठक इमरजेंसी तौर पर बुलाई जाती, उस जगहों के सांसद और विधायकों से चर्चा की जाती, लोग क्या सोच रहे हैं उस नब्ज को समझा जाता। यकीनन नहीं। बिल्कुल अलग थलग पड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी सिर्फ अधिकारियों के फीडबैक पर निर्भर हैं और प्रधानमंत्री मोदी खामोशी बरते हुए हैं। वो लखनऊ में थे, उन्होंने 75,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज डिजिटल वे में चाबी भी थमा दी, लेकिन इस दौर में जिनके घर उजड़ गए उस दिशा में 2 शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति में देश आकर अटक गया है जहां पर न्याय की गुहार और जो कुछ भी नजर आ रहा है उसके बाद भी बंद आंखों से जांच की प्रक्रिया पर सीधे सीधे टालने की परिस्थितियां कैसे पैदा की जाती है, यह बीते 50 घंटों का सच है। और इन 50 घंटों में देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। मुख्यमंत्री भी कैमरे के सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं जता पाए कि जो फीडबैक उन्हें मिल रहा है वह फीडबैक कितना भयावह है। और सिर्फ अधिकारी और पुलिस कर्मियों से ही उनके संवाद हैं। हमें लगता है आज इस सिलसिले को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब एक ऐसी तस्वीर उभर कर आई जिसमें शायद इससे पहले किसी आंदोलन को लेकर
दुनिया के किसी आंदोलन को लेकर इस तरीके से रौंदते हुए कोई जीप नहीं निकली होगी। और जो नजारा खुले तौर पर वीडियो में नजर आ गया, उसके बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री की खामोशी और मुख्यमंत्री का भी प्रधानमंत्री के साथ उस फंक्शन में मौजूद होना जहां पर आजादी के 75 बरस मनाने का जश्न हो रहा है। घर उजड़ रहे हैं। इस किसान आंदोलन के दौर में 700 के करीब घर उजड़ गए, जिनके परिजनों की मौत हो गई। वह क्या इस आजादी की खुशबू के हकदार नहीं है? और जो उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में है और जिस तरीके से 8 मौतें लखीमपुर खीरी में हुई हैं और शुरुआत 4 किसानों को कुचलने के साथ शुरू हुई है, उन परिस्थितियों में क्या वह पूरा वातावरण इस देश की आजादी की खुशबू को नहीं महसूस करना चाहता है? और अगर करना चाहता है तो आजादी पूरे देश की थी, किसी व्यक्ति की नहीं थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी, किसी सत्ता की नहीं थी। संघर्ष इस देश ने किया था। और इस देश के भीतर में 1947 में जब 31 करोड़ की जनसंख्या इस देश के भीतर थी, तो उसमें भी इस देश में लगभग 8 करोड़ परिवार सीधे सीधे किसानी से जुड़े हुए थे। और महात्मा गांधी का हर नारा इस देश में किसानों को प्रभावित करता था। उस वक्त नौकरशाही भी इस रूप में नहीं थी जितनी आज की तादाद में भारतीयों की नौकरशाही मौजूद है, क्योंकि अब भारत के अपनी सत्ता है, अपना संविधान है, अपने संविधान के तहत अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने लोगों को रोजगार है, नौकरी है। इसीलिए पुलिसकर्मी भी भारतीय है, अधिकारी भी भारतीय है और उनके मां बाप भी किसान है। यह भी एक सच है। लेकिन सियासी ढोल और सियासी तेवर और सियासी निर्देश कितने घातक हो चले हैं, हमें लगता है इसकी तस्वीर को इस रूप में समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री लगातार इस देश की आजादी के साथ इस देश को एक गुलमोहर पेड़ के नीचे बैठाते हुए उसकी खुशबू का एहसास कराने की दिशा में लगभग 40 मिनट के भाषण में करते रहे। लेकिन इस देश के भीतर की आजादी की परिस्थितियों में सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वह जीने का अधिकार है। और उस जीने के अधिकार को छीनने की परिस्थितियां कहीं आती है तो संविधान सीधे सीधे अदालत को खड़ा करता है कि आपको यह हक दिलाना है इस संविधान के मातहत ही। लेकिन इस दौर में जांच की प्रक्रिया चलेगी और अपने तरीके का यह पहला एफआईआर शायद दर्ज हुआ होगा जिसमें सहमति के बाद एफआईआर पर सहमति बनी, जिसमें किसान और सरकार के बीच जो सहमति बनी कि आने वाले 7 से 8 दिनों में गिरफ्तार कर लेंगे मंत्री के बेटे को। लेकिन इन 7 से 8 दिनों में उसे खुला छोड़ दीजिए, छुट्टा छोड़ दीजिए, वो कैमरे के सामने जो आकर कहता है कह दे। और इस देश के गृह राज्य मंत्री भी, जिनका काम है इस देश में लोग सुरक्षित रहें, इस दिशा में ही गृह मंत्रालय की मौजूदगी होती है। और सुरक्षा देने के लिए जो पुलिसकर्मी होते हैं और जो भी गृह मंत्रालय के अधिकारी होता है, वह इस देश में आंतरिक सुरक्षा को किसी भी रूप में चाहता है कि लोग महसूस करें कि वह सुरक्षित है, तभी गृह मंत्रालय है। सरदार पटेल ने भी गृह मंत्रालय संभाला था। उस दौर को भी समझिए और उस दौर में लिखे हुए उनके वक्तव्य और बयानों को भी कम से कम पढ़ लें, तो फिर सिर्फ मूर्ति बनाने से काम नहीं चलेगा। उनके विचार और उनके गवर्नेंस के तौर तरीकों को भी मौजूदा वक्त में सरकार को पढ़ना चाहिए कि सरदार पटेल भी कैसा काम करते हैं। एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर में गृह मंत्रालय को संभाले हुए अधिकारी और मंत्रियों के भी। लेकिन मौजूदा वक्त का सच हमें लगता है एक यूपी का सच और दूसरा दिल्ली का सच। यह दोनों सच अपनी अपनी जमीन को लेकर टकरा रहे हैं क्या? क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई सरकार काम कर रही है लेकिन उसने अभी तक अपने मंत्रियों के साथ कोई बैठक नहीं की। जिस दिन यह घटना होती है उस दिन रात के 9 बजे जब सीएम के कार्यालय में जो लोग बैठते हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी राकेश तिवारी, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के अवनीश अवस्थी, उसमें पुलिस महानिदेशक मुकेश गोयल, उसमें डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल, ये सभी बैठते हैं और बातचीत होती है। रात भर बैठक चलती है। अगले दिन फिर 9:30 बजे से फिर दोबारा बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। और इन सब के बीच जिन 3 अधिकारियों को तुरंत लखीमपुर खीरी भेजा जाता है उसमें एडिशनल डायरेक्टर लॉ एंड ऑर्डर कुमार प्रशांत होते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के दिवेश चतुर्वेदी होते हैं, उसमें आईजी होते हैं लक्ष्मी सिंह, उसमें डायल 112 के जो हेड करते हैं अजय पाल शर्मा वह होते हैं। और उस सारी बैठकों के बीच आपने ध्यान दिया कभी मंत्रियों की बैठक तो क्या राज्य का मुख्यमंत्री इस दौर में बिल्कुल अलग थलग है?
क्या इस राज्य में सरकार चल रही है, लेकिन सरकार चले या ना चले सब कोई चुनाव की दिशा में धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसे बड़े हादसे को लेकर भी सिर्फ फीडबैक जो चाहिए वो अधिकारी और नौकरशाहों से ही चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता मुख्यमंत्री तक के पास नहीं है, यकीनन नहीं है। लेकिन फिर ऐसे में दूसरी परिस्थिति आती है, तो फिर ऐसे में केंद्र की भूमिका क्या होगी? और अगर इन परिस्थितियों से समूचा देश प्रभावित लगातार हो रहा है और किसानों का मसला पार्लियामेंट से निकले कानूनों को लेकर ही है, और उन 3 कानूनों का विरोध किसान जब कर रहे हैं और उसी का विरोध करते हुए किसान आंदोलन को कुचलने की शक्ल में जब जीप रौंदते हुए चली गई, तो अगला सवाल यह है कि मंत्री जब यह कहता है कि मैं दोषी होऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो सवाल है कि जांच जब होगी और जांच की जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या मंत्री किसी चीज को प्रभावित नहीं करेगा? और यह तो एक सामान्य सी स्थिति है। जब किसी की जांच हो रही होती है तो उसको मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, उसको प्रभावित करने वाले पद पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो हैं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई पैसा और नौकरी इस दौर में सब चीजों का समाधान हो चला है? और जांच की प्रक्रिया उस गुस्से को वाकई दबा देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक सच यह भी है कि सोनभद्र में जो कुछ हुआ, जमीन विवाद हुआ, आदिवासी की हत्या हुई, उसके बाद याद कीजिए हाथरस में जो हुआ, गैंग रेप हुआ, उसमें भी तो एक पॉलिटिशियन ही इन्वॉल्व था, बीजेपी का ही पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था। वो वहां पर स्थितियां क्या थी और जिसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। तो क्या सीबीआई की जांच का मतलब यह है कि स्टेट की जांच नाकाफी है? सोनभद्र हो, हाथरस हो, चंद दिनों पहले गोरखपुर में जो हुआ उसकी जांच भी सीबीआई को देने की बात, उसमें भी लगभग 40 लाख और नौकरी देने का जिक्र, यहां पर किसानों को भी 45 लाख और नौकरी देने का जिक्र, और एक एफआईआर जिसमें इस बात का जिक्र कि 60 दिनों के भीतर में मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करेंगे। यह कमाल की परिस्थितियां, इसमें न्याय कहीं आपको नजर नहीं आएगा। जांच की प्रक्रिया यह ऐसी है कि धीरे धीरे मामले को शांत किया जाए और समझा जाए और उन परिस्थितियों में ले जाया जाए जहां पर जांच रिपोर्ट ही आने वाले वक्त में उस चुनाव को ना प्रभावित कर पाए जिस चुनाव में सत्ता पाने के लिए ही इस पूरी प्रक्रिया को किया जा रहा है। अगर चुनाव ना होते तो शायद यह समझौता भी ना होता, अगर चुनाव ना होते तो यह 40-45 लाख बांटने की प्रक्रिया भी ना होती, ये चुनाव ना होते तो सीबीआई जांच का कहीं जिक्र भी नहीं होता, ये चुनाव ना होते तो इस तरीके से विपक्ष को घरों में कैद नहीं किया जाता। उनकी गिरफ्तारी जो दिखाई जाती है वो 24 घंटे के बाद दिखाई जाती है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी 4:50 की दिखाई गई, जो कि सीतापुर में हुई। रात के 2 बजे वह लखनऊ से निकली, 4:50 पर सीतापुर में गिरफ्तार हुई, और 4:50 के बाद से एक दिन बाद का 4:50 और उसके बाद के घंटे अगर आप जोड़िएगा तो इतने वक्त के बाद वह तब जागती है पुलिस और तब स्टेट जागता है और यह कहता है कि हमने आपको तो तभी गिरफ्तार किया था, क्योंकि बिना गिरफ्तार किए कोई कितने वक्त तक डिटेन कर सकता है, इसके लिए भी अदालती कानूनी कार्रवाई है। और जब आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो कितने घंटों के बाद आपको अदालत में पेश करना, यह भी नियम कायदे हैं। लेकिन सारे नियम कायदे हवा में, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि नियम कायदे का मतलब सत्ता ही होती है। यही है एब्सोल्यूट पावर, और इस एब्सोल्यूट पावर का हिस्सा यह है जहां पर मंत्री का बेटा खुद को कानून से ऊपर मान ले, जहां पर मंत्री इस एहसास के साथ रहे कि जब तक वो मंत्री हैं कोई उसे छू नहीं उन्हें सकता है। तो ऐसे में फिर वो इस बात का जिक्र करने से चूकते नहीं है कि हां, अगर मेरे खिलाफ कुछ होगा और मुझे लगेगा कि अब मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पहले कोई सबूत तो हो, पेश तो हो। यानी कोई परिस्थिति आपकी आंखों के सामने जो चल रही है, आपने आंख मूंद लिया ये कहते हुए कि जांच की एक प्रक्रिया होती है, उस जांच की प्रक्रिया के तहत एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को लेकर फिर जांच होती है और उसके बाद तय होता है कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। बयानों से कोई दोषी नहीं होता है, लेकिन हर किसी ने देखा खून से लथपथ जमीन पर पड़े किसानों को, हर किसी ने देखा उस जीप को जिस जीप ने रौंद डाला, हर किसी ने देखा वहां पर उसके बाद क्या परिस्थिति, और यह भी देखा कि गोलियां किन किन शरीर को छेदते हुए निकल गई, भेदते हुए निकल गई। और डर और खौफ किस बात का है? जो मर गए उनसे भी खौफ ज्यादा है सत्ता, क्योंकि उनकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली का जिक्र नहीं है, जो कि गोली नंगी आंखों से दिखाई देती है।
इसीलिए वह परिवार कह रहे हैं हम अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे, आप दोबारा पोस्टमार्टम कराइए, क्योंकि कहीं गोली का जिक्र तो होना चाहिए जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं, और आपकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गोली तक का जिक्र नहीं है। यानी मर्डर हुआ है, दिन दहाड़े मर्डर हुआ है, दिन दहाड़े सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इस देश की टेक्निकल परिस्थितियों में चाहे डॉक्टर्स की रिपोर्ट हो, चाहे एफआईआर की कॉपी हो, चाहे जांच की प्रक्रिया हो, चाहे प्रशासन और पुलिस द्वारा दिए जा रहे बयान हो, चाहे इन सब को देखने वाले जो पॉलिटिकल मुखिया हो, उनमें कोई खामोशी बरत रहा है, कोई फंक्शन में उपलब्ध हो रहा है, कोई शोर शराबे और चकाचौंध में भारत के भविष्य को देख रहा है और अतीत की गौरवमय गाथा को बता रहा है, क्योंकि 75 बरस की आजादी के जश्न में देश को किसी भी हालत में डुबो देना है और डुबाने की प्रक्रिया भी आजादी छीन कर की जा रही है। यह एहसास इस देश के भीतर में किस दिशा में ले जाएगा, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और शायद इन सवालों के तहत अब इस बातों को समझने की जरूरत है, क्या वाकई ये सारी परिस्थितियां इसलिए प्रभावित हो जाती हैं क्योंकि राजनीति प्रभावित है, या फिर किसान इस दौर में सबसे बड़े समुदाय के तौर पर एकजुट होता चला जा रहा है, जिससे सत्ता घर बनाने लगी है? हमें लगता है ये दोनों परिस्थितियां इस दौर में चल रही है, क्योंकि कार्यकर्ता बीजेपी का मारा गया, बीजेपी ही कटघरे में खड़ी है, सत्ता बीजेपी की ही है, दिल्ली में बैठी बीजेपी सत्ता ही खामोशी बरते हुए है, सारी परिस्थितियां उसी के इर्द गिर्द है। और किसान की मौत हुई, किसान का आंदोलन है, किसान को लेकर बनाए गए 3 कानून में कभी किसानों से कोई गुफ्तगू करने की सोची नहीं गई। किसान राज्य का मसला है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने तौर पर रिफॉर्म को जोड़ते हुए कहा इस देश की भलाई तभी होगी जब वह एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेकर आएगी। यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर था वह भी तहस नहस होता चला गया, और इस पूरी प्रक्रिया में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार पाए हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी खामोशी बरती। ऐसा नहीं है ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा होगा, ऐसा भी नहीं है कि ये 5 वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 24 घंटे के भीतर उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं पा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद सुओ मोटो लेते हुए तुरंत एक केस फाइल करे और उसके बाद नोटिस दे दे स्टेट को कि 24 घंटे के भीतर आपको यह कार्रवाई करनी है और उसके बाद पूरी जांच की प्रक्रिया अपने हाथ में ले ले। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है, कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट गोली नहीं देखती है, जांच करने वाले अधिकारी वीडियो को नहीं देखते हैं, राज्य की पुलिस कर्मियों की मौजूदगी सिर्फ समझौते कराने की दिशा में ले जाती है और पीठ ठोकी जाती है उस अधिकारी की जो कि राकेश टिकैत के साथ मिलकर 24 घंटे के भीतर समझौता करा लेते हैं। ये प्रशांत कुमार, एडिशनल डायरेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, ये बैठते हैं राकेश टिकैत के साथ, जिसमें पैसा, नौकरी, जांच और एफआईआर, चारों बातों का जिक्र हो जाता है, एक सहमति बन जाती है, लेकिन न्याय कहां है? और अगर यह सारी प्रक्रिया इस रूप में चल रही है तो आखिरी सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस आजादी के जश्न को मनाने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए, वो लखनऊ जो कभी नवाबों का शहर था, वो लखनऊ जहां पर लोग पहुंचते थे तो मुस्कुराते थे, वो लखनऊ जहां पर घर बांटे जा रहे हैं, और वो लखनऊ जहां से घर उजड़ते हुए देखने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, उस लखनऊ शहर में भी उन्होंने उस दिशा में देखना नहीं चाहा, उस दिशा में चंद शब्द कहने नहीं चाहे कि हम एक बार अपनी संवेदना तो बता दें। इस देश के भीतर में लोकतंत्र अगर है, आजादी महसूस कर सकते हैं, तो दोनों परिस्थितियों में जनता और नागरिक के पास ये अधिकार है कि वह इस देश की सत्ता को चलाती है और इस देश की सत्ता को चलाने के लिए चंद हाथों में पावर देती है। और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को डिफाइन करता है कि इनके पास कौन कौन से पावर रहेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जब पॉलिटिकल सत्ता अपनाने लगती है तो वो नजारा क्या होता है, ये लखीमपुर खीरी से समझा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश का अनूठा दर्द ये है, समूचे देश में सबसे ज्यादा किसानों की तादाद उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि यहां जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिंदगी चलती है अगर 80% लोगों की, तो वह खेती से चलती है। और उत्तर प्रदेश के भीतर में अभी तक लोग किसान आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देख रहे थे, अब वो खिसकते खिसकते मध्य उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड तक पहुंचा है। बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत यूं भी बड़ी नाजुक है। गरीबी और मुफलिसी में खोए हुए प्रदेश के भीतर में न्याय की गुहार, वह भी मौत को लेकर, कितने वक्त तक प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं और कब तक गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, शायद
सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश भी देख रहा है और शायद दुनिया की नज़र भी इस बात को लेकर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर लोकतंत्र की कैसी सुगबुगाहट है, जहां लोकतंत्र रेंगते हुए नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।